मेरे ख्याल में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बीवी के नाम पे थी, उसका शायद फैसला हो गया है, तब वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं निकली, सर उसकी नहीं बीवी के हटी, नाम अटैच पे। हुई है उसकी प्रॉपर्टी। चलें जी। नहीं, पहले बात हुई थी लेकिन फिर बाद में उन्होंने कोर्ट में ये अपील की कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये उसकी बीवी की है, उसकी नहीं है। हम्म। मैडम ठीक बात कर रही हैं, ये हाँ ऐसे ही जी, मेरा हाँ जी, ख्याल। हाँ जी, पर कुछ हद तक वो उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी बीवी वो आ गई थी ना, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया तो वो इंक्वायरी होल्ड की। ये यही प्रोसीडिंग हुई आपकी 88 की, इंक्वायरी होल्ड की, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती थी तो वो उसकी अप्लीकेशन उसकी बीवी की एक्सेप्ट हुई और जितनी हद तक इन पार्ट मतलब जितनी उसका शेयर था वो रिलीज कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, वो 88 की कार्रवाई हुई थी। ठीक है, 88 में ही सारा कुछ बताया गया है। आगे जी आपका सेक्शन 90 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 90 इम्पोर्टेंट है। अब इसकी मैं सेक्शन 90 की पढ़ता हूँ और इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, कभी भी आपको भूलेगी नहीं। कहता है एक कोर्ट में इशू एज अ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन, इन एडिशन टू समन। कहता है कोर्ट में इन केस इन विच इट इज empowered by this court to issue of summon for the appearance of any person। ठीक है, एक कोर्ट जो कि एम्पावर्ड है कि वो समन इशू करे किसी पर्सन के लिए आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। मतलब एक कोर्ट जो कि समन इशू करने की पावर रखती थी, वो साथ मतलब रीजन लिखेगी और वारंट भी इशू कर सकती है। समन के साथ वारंट भी इशू कर सकती है। ठीक हो गया। वो रीजन कौन सी होंगी, ये दो बता रही है। क्या क्या, इफ either before issue of such summon or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the court see reason to believe that he has absconded or will not obey the summon। ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, ये क्या है जी कि कोर्ट ने कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन समन ओबे नहीं करेगा, समन ओबे नहीं करेगा। अब चले जाएं हमजा शहबाज को समन, तो वो समन को किक नहीं मारता वो। ठीक है, मतलब कोई तगड़ा बंदा है तो वो कहता है कि समन क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं करते तो क्या होगा, वारंट इशू हो जाएंगी, कर दें वारंट इशू कर दें। ठीक है, आगे कहता है इफ सच टाइम फेल टू अपेयर एट सच टाइम fails to appear and someone is proved have been duly served in time of his appearing in accordance with and no reasonable excuse is offered for such failure। अब समन सर्व हो गए हैं लेकिन फिर भी वो पर्सन नहीं आ रहा और कोई मतलब पर्सन जो है वो कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं दे रहा, देन वारंट इशू हो सकते हैं। वारंट कब होते हैं, जब आपका समय सर्व हो जाए, नहीं आता फिर वारंट हो जाते हैं। और पहली जो कंडीशन है ए, वो कहता है कि वो पर्सन को समन चले भी गए तो वो उसने ओबे नहीं करना, ओबे नहीं करना। वैसे ऐसा होता है कि पहले उनको भी समन करते हैं। ठीक है, विटनेसेस को भी समन करते हैं कि एविडेंस के लिए, फिर आए समन कर, उसके बाद फिर उसके आगे सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा केस चल रहा था, मैं कंप्लेनेंट साइड से था 376 का। 376 में चार्ज फ्रेम हुआ। ठीक है, चार्ज फ्रेम हुआ तो पहली ही डेट पे इधर बैठे थे नईम शेख साहब, एडिशनल सेशन जज। उन्होंने पहली डेट पे तमाम विटनेसेस के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए। कौन से? नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए, बेलेबल भी नहीं, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए कि अगली डेट पे एविडेंस लेके आए। ये 90 की पावर इस्तेमाल की है सेशन जज और उन्होंने, कि वो समन भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने बेलेबल नहीं, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। चलें जी, आगे है जी आपका 91। तो सर ये जरूरी नहीं है कि पहले मतलब नहीं समन जरूरी, हो ये नहीं अवेलेबल जरूरी, हो, कोर्ट मतलब है कि कर सकती है डायरेक्टली नॉन कर अवेलेबल। सकती है, कर सकती है, कर सकती है, ठीक कोई है सर। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। आगे है जी आगे है जी आपका 91।
power to take bond for appearance. When any person for whose appearance are arrested, the officer presiding in any court is empowered to issue summon or warrant. Is present in such court, and such officer may require such person to execute a bond with or without surety for the appearance of his person. ठीक है, अब वो पर्सन आ जाता है तो ये देखें, वो एक कहता है कि विद और विदाउट शॉर्टीज, ठीक है, विद और विदाउट शॉर्टीज। ये क्या मतलब है वकास अली, ये इसका कि विद और विदाउट शॉर्टीज बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा जिस पर्सन को, और वो विद या विदाउट शॉर्टीज, ये क्या मतलब है? सर मतलब है कि वो श्योरिटी हो भी सकती है उस पे और नहीं भी हो सकती। कोई मतलब जमानती जो है, एक तो वो एग्जीक्यूट बॉन्ड करेगा ना सर, तो साथ में उसके कोई जैसे शख्सी जमानत कहते हैं सर, हाँ जी, वो हो ये भी बात सकती है, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पर्सनल श्योरिटी मतलब अपना खुद अपनी कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, सर बॉन्ड दे सकता है, या कोई आपका मतलब किसी को श्योरिटी से भी कोर्ट कह सकती है बॉन्ड दे दे, ठीक है। अच्छा वकासली पर्सनल श्योरिटी समथिंग एल्स, ठीक है, जी पर्सनल श्योरिटी समथिंग एल्स, और खुद मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करना वो समथिंग एल्स। सपोज के उसको कहा गया कि आप 50,000 का बॉन्ड दें, जी सर, ठीक है, 50,000 का बॉन्ड दें, तो वो कोई छोटी भी दे सकता है, विद छोटी मतलब छोटी दे सकता है, या वो 50,000 का वो अपनी कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, वो विदाउट छोटी है, ठीक है। या फिर वो ठीक, पर्सनल श्योरिटी क्या होगी, पर्सनल श्योरिटी के ये इसका मतलब वो मतलब उसका कोई शनाख्ती कार्ड रख लेंगे कि जी ये शनाख्ती कार्ड आपके पास है, ये रख लें, ठीक है। जैसे कि एक पब्लिक नाजंस में मैंने एक वेल करवाई 267 के तहत, ठीक है। उस वेल क्या थी कि वो एक जो आप देखते हैं ना कि ये जो फ्रूट सेलर जो होते हैं, जो गदा रेरी पे सेल खड़े होते हैं, ये भी जाके ना रोड पूरी इनक्रोज कर लेते हैं, रोड तो गुजरने की जगह नहीं होती, ये इससे पब्लिक नाजंस होती है। 267-68 का बचा हुआ था, मैंने जाके बेल कराई, ठीक है, बेल बेलेबल ऑफेंस था, वो कोर्ट ने छोटी मांग ली थी 30,000 का, वो रिमांड में ही आर्डर कर दिया था कि 30,000 की छोटी दे दे। अब छोटी क्या, मैंने कोर्ट से जाकर रिक्वेस्ट की कि ये बंदा फैसलाबाद से आया हुआ है, ये नहीं कर सकता, इतनी नहीं कर सकता, काइंडली इनकी पर्सनल छोटी ले ले। तो कोर्ट ने उनकी ही शनाख्ती कार्ड उस पर रखा और उनको रिलीज कर दिया, ये पर्सनल छोटी है, ठीक है, ये पर्सनल छोटी है। तो कहा जाता है कि सर ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स आप खुद भी जमा कर सकते हैं या आपकी तरफ से कोई और भी जमा कर सकता है, और श्योरिटी भी यही है कि कोई और आपकी तरफ से श्योरिटी जमा करा दे। देखिए मैडम, 3 चीजें हैं। श्योरिटी क्या है, श्योरिटी कौन है, ये श्योरिटी पर्सन है, ये श्योरिटी कौन है, ये पर्सन है। श्योरिटी कौन है, पर्सन है जो कि सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी क्या चीज है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी है। देखें मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, बॉन्ड मुचलका समथिंग विच हैव वैल्यू, सम वैल्यूएबल थिंग, सम वैल्यूएबल थिंग, ठीक हो गया। ये बॉन्ड की वैल्यूएबल कोई चीज़ हो सकती है। वैल्यूएबल थिंग मतलब उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके घर के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और श्योरिटी कौन है, पर्सन हु गिव सिक्योरिटी कॉल्ड श्योरिटी। जो पर्सन सिक्योरिटी देता है वो श्योरिटी कहलाता है, वो श्योरिटी कहलाता है। ये आपने सेक्शन 126 पढ़ना है कंट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, कंट्रैक्ट तो एक्ट का। तो बॉन्ड जो है वो भी श्योरिटी देता है ना, वो बंदा बॉन्ड देता है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 126 हाँ जी 126 है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन होते हैं, कौन, प्रिंसिपल, श्योरिटी और दूसरा क्रेडिटर,
क्रेडिटर। प्रिंसिपल कौन होता है? पर्सन इन फेवर ऑफ, इन हुज फेवर गारंटी इज गिवन, सिक्योरिटी इज गिवन, इन हुज फेवर प्रिंसिपल। और गारंटर कौन है? हु गिव्स श्योरिटी, गारंटी, उसको मतलब सिक्योरिटी, उसको गारंटर भी कहते हैं, उसको श्योरिटी भी कहते हैं। उसके बाद जो क्रेडिटर होता है, इन मतलब जिस जो सिक्योरिटी लेता है, हु टेक सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे कोर्ट आपका वो होती है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर वही होते हैं, कोर्ट होती है जो कि गारंटी लेती है। जो गारंटी लेता है उसको क्रेडिटर कहते हैं, और जो जिसकी हक में गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, और जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी कहते हैं। सर नॉर्मली जो श्योरिटी होता है वो कितने के बॉन्ड्स जमा कराता है? मतलब मैडम आपके पास 1 अरब की available प्रॉपर्टी और- है तो 1 अरब की श्योरिटी आप दे सकती हैं। जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है वो दे सकती हैं। अब देखें कि हम मजिस्ट्रेट से जाके बेल लेते हैं, 50,000 का मुचलका मांगते हैं, हम हाई कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट वो 2 लाख का मुचलका मांगती है, बॉन्ड मांगती है। अब जिसके पास 2 लाख की प्रॉपर्टी होगी वही छोटी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट कितनी छोटी मांग सकती है? अच्छा, इसका भी आगे 498A 498A उसमें बताया गया कि छोटी का भी आर्डर करना है कोर्ट ने तो शैल बी अकॉर्डिंग टू मींस ऑफ दैट पर्सन, अक्यूज पर्सन कह लो, कि अक्यूज की मींस के मुताबिक, मतलब अक्यूज मेरे जैसा है तो कोर्ट उसको कह दे कि 1 अरब जमा मतलब छोटी दो, तो ये इंसाफ के अगेंस्ट होगा। मैं नहीं दे सकता 1 अरब की छोटी, मेरे पास तो इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने उसके मींस देख के, उसके सोर्स ऑफ इनकम देख के, उसकी मतलब हालात देख के, उसकी औकात के मुताबिक छोटी देनी है, मांगनी है। ठीक है, तो अब 2 लाख को हाई कोर्ट करती है तो 2 लाख तकरीबन हर किसी के पर्सन के पास होता है, छोटी मांग कर सकता है वो। ठीक हो गया। तो ये आफ्टर केस से श्योरिटी वापस हो जाती है सर, अगर कन्विक्टेड हुआ तब भी? देखें अदील अहमद, इसका ये आगे जो ना 502 है, सेक्शन 502 है। ठीक है, वहां पे वो बताया गया कि अगर कोई छोटी, सपोज के मेरी जमानत हुई, अदील अहमद आपने छोटी दे दी, ठीक है, जमानत होगी, छोटी दे दी, अब किसी वजह से हमारा कुछ आपस में हो जाता है तो फिर आप कोर्ट में आ जाते हैं कि मैं अब इसका कोई श्योरिटी नहीं हूँ, मैं अपनी श्योरिटी विदड्रा करता हूँ। देन कोर्ट क्या करेगी? मैं अक्यूज मैं हूँ, मुझे नोटिस करेगी कि आप आके नई श्योरिटी दें, आप नई श्योरिटी दें, आपकी श्योरिटी विड्रॉ हो जाएगी, मुझे कहेगी कि मुझे मैं न्यू श्योरिटी दूंगा। अगर मैं नहीं देता तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये चीज है। मैं ये कह सर, वो मेरी बात समझ आ गई सर। अगर मैं ये कह रहा हूँ सर, केस का फैसला हो गया तो तब सर वो बॉन्ड या श्योरिटी सर वो वापस हो जाएगी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो फैसला होता है कोर्ट का, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है, जजमेंट में लिखती है, वो ऑर्डर में लिखती है कि ये जो श्योरिटीज हैं उनकी श्योरिटी सीज हो चुकी है, छोटी उसकी खत्म हो चुकी है, छोटी खत्म हो चुकी है। जब ऑर्डर सर होता है तो अदालती कोर्ट खर्चा उसमें देगी? मेंशन करती है। सर अदालती खर्चा अच्छा कटेगा सर या पूरी? जी, अदालत का वो खर्चा कटेगा या सर पूरी पूरी वापस मिलेगी जितने जितने का बॉन्ड दिया था? उस पे क्या खर्चा हुआ है? उस पे आपका क्या खर्चा हुआ है? आपकी प्रॉपर्टी अटैच थोड़ी हुई है। सर नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ अदालत भी अपना खर्चा निकालेगी, जैसे सर अभी 89 में जैसे पड़ा था। 89 में तो हमने प्रॉपर्टी अटैच की थी आपकी, आप छोटी देते हैं तो वो सिर्फ समझ लें वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास आ जाते हैं, बस डॉक्यूमेंट की भी कापी, आपकी रजिस्ट्री की कापी आ जाती है, वो इस्तेमाल तो आप कर रहे होते हैं, ठीक है सर, ठीक। उसमें कोई खर्चा नहीं आता। अटैच में आने से खर्चा आता हाँ, अटैच करने में खर्चा आता है या सेल करने में खर्चा आता है। है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें ये जो कह रहे हैं कि एंड सच ऑफिसर मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है,
यानी कि अगर श्योरिटी नहीं है, जैसा आपने कहा ना कि एक बंदा है जो श्योरिटी है और वो आके बॉन्ड भी आपका एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इसमें ये जो कह रहे हैं टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, यानी कि वो बंदा खुद भी कोई चीज दे सकता है बजाय ये कि कोई श्योरिटी आए। हाँ जी, हाँ जी, और वो उसकी तरफ से कोई चीज मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल। रखवाए या यही कुछ है, यही कुछ है मैडम, सही बता रही हैं आप, यही कुछ है। पर्सनल श्योरिटी भी हो सकती है, वो किसी दूसरे की भी हो सकती है। आगे चलते हैं जी। अब आगे सिंपली 91 में क्या कहा गया है कि अब सपोज के एक विटनेस को बुलाया गया है, ठीक है, डॉक्टर को नोटिस किया गया, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आके मतलब कोर्ट में आ जाता है, मतलब वारंट पे आ जाता है या समन पे आ जाता है, तो डॉक्टर से कहा जाता है कि आप श्योरिटी दें कि कल भी आप आएंगे, दोबारा जब आपको बुलाएंगे आप बॉन्ड जमा करवाएं कि आप दोबारा आएंगे। कोर्ट उनसे मांग सकती है सिक्योरिटी। मे का लफ्ज है ये, मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट बॉन्ड। अब जो भी पर्सन आता है, अक्यूज पर्सन जो भी आता है कोर्ट में, तो उससे कोर्ट कह सकती है आप बॉन्ड जमा करवाएं, ठीक है, वो मुल्जिम है, गवाह है, कोई भी आता है तो कोर्ट उसको कह सकती है अब आप बॉन्ड जमा करवाएं, बॉन्ड जमा करवाएं। 92 कहता है अरेस्ट बाई ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ फॉर अपीयरेंस, अरेस्ट बाई ब्रीच ऑफ बॉन्ड बाई अपीयरेंस। कहता है व्हेन एनी पर्सन हुज इज बॉन्ड who is bound by bond taken under this code to appear the court does not appear, the official presiding in such court may issue warrant directing such person be arrested and produced before court। अब देखें कि वो एक पर्सन है, 91 में उसे कहा गया कि आप बॉन्ड जमा करवाएं, ठीक है, बॉन्ड जमा करवाएं, ठीक है। अब वो बॉन्ड जमा करवाया और बॉन्ड जमा करवाने के लिए कहा गया और वो बंदा अपेयर ही नहीं हुआ, वो बंदा दोबारा हाजिर ही नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर साहब आते हैं, चीफ करवा के वो चले जाते हैं, छोटी भी नहीं जमा करवाते, बॉन्ड भी जमा नहीं करवाते, तो कोर्ट उसको उसके वारंट अरेस्ट कर सकती है, वारंट ऑफ अरेस्ट मतलब उसके वारंट इशू कर सकती है कि जैन जी डॉक्टर साहब को सरकारी मेहमान बना के आए। ठीक हो गया, ये 92 का आ गया है, ये 92 में ये कहा गया है। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 93 कहता है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स वारंट्स ऑफ अरेस्ट। कहता है प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू समन एंड वारंट and their issue, service and execution shall so far as may be applied to every summon and every warrant of arrest issued under this code, issued under this code। ठीक है, कहता है the provision contained in this chapter relating to summon and warrant issue and all execution shall so far apply and every summon and warrant of arrest। कहता है कि अब जो इस चैप्टर में प्रोविजंस दी गई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी रिलेटिंग टू समन या वारंट देयर इशू एंड एग्जीक्यूशन शैल सो फॉर अप्लाई टू एवरी समन एंड वारंट फॉर अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड। अब वो कहता है कि इस चैप्टर में जो भी मतलब बताया गया है कि जो भी पीछे हमने बताया कि एक समन इशू किया गया है या वारंट इशू किया गया है, तो वो सारे के सारे मतलब वारंट्स पे यही प्रोविजंस अप्लाई होंगी कि नवे अप्लाई होगा कि वो वारंट की जगह समन कर सकता है या समन की जगह पे के साथ वारंट भी इशू कर सकता है, पीछे अगर वो आ जाता है तो उसको वारंट इशू किए मतलब उसकी सिक्योरिटी से भी मांग सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं देता तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ बताया गया है। ये था आपका 91, 92, 93। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज का जो हमने पढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार मतलब आपके प्रैक्टिस में भी है, 87 तो प्रैक्टिस में भी है, ये चीज़ें आपने अच्छी तरह तैयार करनी है।
जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी मैडम रुआ साहब, आवाज आ रही है आपको? मैडम रुआ साहब। यस जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आवाज नहीं आ रही थी आपको? जी सर, वो पता नहीं क्या हो गया था, फिर मैंने रीस्टार्ट किया तो फिर सही हो गया। अच्छा अच्छा, वो ना समटाइम नेटवर्क का मसला होता है। जी सर, फिर इतना इरिटेशन होती है, पता नहीं क्या। क्या कहता है आपका 88? सर 88 तो रिस्टोरेशन के बारे में। नहीं, वो तो अटैचमेंट के ओह बारे में। सॉरी, अटैचमेंट सॉरी सर, 89 रिस्टोरेशन। सर पूरा बताओ। हाँ बस क्रक्स बता दें। सर मतलब असल में क्या है, जो ये हमने मतलब 68 से जो हमने स्टार्ट किया है ना, वो प्रोसेसेस है टू कंपेल द ऑफ द पर्सन ना। तो इसमें हमें सारे प्रोसीजर्स बताए गए, जैसे कि समन हो गया, वारंट हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गई, अटैचमेंट हो गई और रिस्टोरेशन हो गया। तो अटैचमेंट जो हमारा है वो इट इज वन ऑफ द प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन ना, मोस्ट प्रोबेबली द। सर जब हम लोगों ने उसको बुलाया, प्रोक्लेम किया, अभी भी वो नहीं आ रहा ना बंदा, कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपने 88 सेक्शन का पावर यूज करेगी। क्या करेगी पावर में, ये ऑर्डर करेगी कि भाई इस बंदे की, फला अक्यूज बंदे की जो भी प्रॉपर्टी हो, वेदर इट इज अ मूवेबल और द इमूवेबल प्रॉपर्टी which belong to that person, that proclaimed person shall be attached। तो ये ऑर्डर होगा और इसमें प्रॉपर्टी अथोराइज कर दी जाएगी। फिर सब इसमें मतलब प्रोसीजर बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मूवेबल हो सकती है, मूवेबल के अंदर दो होती है ना, एक होती है आपकी डेब्ट्स वगैरह हो गई, या फिर आपके पेरिशेबल गुड्स वगैरह हो गए। तो पेरिशेबल गुड्स वगैरह जो ऐसी चीजें होंगी तो हम उनको रीस्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करेगी कोर्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन उनको सेल का ऑर्डर कर देगी। और बाकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई डेब्ट्स है उन वगैरह को लेकर रख देगी। फिर उसमें उन्होंने अलग अलग तरीकेकार बताया गया है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो रही है वो डेब्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो अटैचमेंट के तरीकेकार हो गए। क्या होगा, फर्स्ट बाय सीज्योर। सीज्योर हम कहेंगे कन्फाइनिंग और फॉर फिटिंग, फॉर फीचर जो होता है, सीज्योर पकड़ कर रख लेना उस चीज को। या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। सर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज डिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 40 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ना। वो एक बंदा होता है, कोर्ट का ही होता है, उसकी सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं, वो सारा बताया है। और इसका सूट भी स्पेशल होता है सेक्शन 44 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। एंड ऑन द थर्ड नंबर ऑर्डर करेगी कि भाई ये जो फला प्रॉपर्टी है आप इसको मना कर देंगे कि प्रोक्लेम बंदे को डिलीवर ना की जाए। इससे सिविल से मिलता हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंट एंड समझ से बोलते हैं ना, कि जो प्रॉपर्टी पे झगड़ा होता है या प्रोक्लेम प्रॉपर्टी बंदे की होती है तो उसको आप ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते। हाँ जी उसके बिल्कुल अलावा ऐसे ही कोर्ट है, के बाद ऐसे सर ही है। उसके ठीक है जी जी सर, और बस सर ठीक है बताएं आप। बताऊं, तो सर कोर्ट ने इन सब तरीके से, यानी कि कन्फाइनिंग या फिर अपॉइंटिंग द रिसीवर या फिर ये ऑर्डर करके ये साथ में भी कर सकती है और अलग-अलग भी कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक हम कहते हैं जो ऐसी चीजें जो पेरिशेबल, जो कि जल्दी खराब हो जाए, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, तो उनका कोर्ट उसी बंदे की भलाई के लिए क्या करेगी, उसको सेल कर देगी और पैसे वगैरह रख लेगी। उसके अलावा इन्होंने बताया 6 नंबर में कि भाई जो आपका रिसीवर होगा उसके पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज वही है जो ऑर्डर 40 में बताई गई है। अब ऑर्डर 40 में क्या बताई गई है, यही बताई गई है कि जो रिसीवर होगा वो ऐसे ही प्रॉपर्टी को डील करेगा कि जैसे कि उसकी अपनी हो, यानी कि कोई नेग्लिजेंस नहीं करेगा, उसको उससे कोई फायदा नहीं उठाएगा, उसको अपनी तरफ से सेल नहीं करेगा और अपने जो अकाउंट्स वगैरह होंगे वो टाइम टू टाइम कोर्ट को बताता जाएगा। फिर उसके लिए उसकी रेम्यूनरेशन भी उसको कोर्ट ना अलाउ करेगी। उसके अलावा 6A में ये है कि ऑब्जेक्शन लाइक अगर किसी की प्रॉपर्टी कोर्ट ने ऐसे बंदे की अटैच कर ली है जिसमें को शेयरर्स भी आ रहे हैं, को शेयरर्स हो गए, लेसर्स हो गए, बेलर्स हो गए, ये सारे आ सकते हैं। तो उन बंदों के लिए फेवर रखा हुआ है कि भाई आप लोग 6A के तहत अपने ऑब्जेक्शंस जमा करवा सकते हैं।
तो पर इसकी टाइम लिमिट है, वो सारे जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे विद इन 6 मंथ्स ना उस अटैचमेंट के अंदर उन लोगों को करने होंगे। फिर उसके बाद अगर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस बन गए, प्रेफर हो गए, तो कोर्ट पर डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट उन सब ऑब्जेक्शंस को अलाउ करे या डिसअलाउ करे। अलाउ करेगी तो होल भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा भी उनको दे सकते हैं, या पार्ट में भी कर सकते हैं जितना जितना उनका हिस्सा होगा। और जो भी क्लेम या ऑब्जेक्शन होगा उनकी बाकायदे से पूरी तरह से इंक्वायरी करेगी कोर्ट। उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट वगैरह होगा उसके पास होगा सारा पावर कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे करना है, इन चीजों से रिलेटेड। और 6D में ये बताया हुआ है कि अगर किसी बंदे का कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हो जाता है होल या पार्ट में सबसेक्शन 6A के तहत, तो वो 1 साल के अंदर सिविल कोर्ट में जाकर सेक्शन 42 के अंदर अपना डिक्लेरेशन का सूट ना दाखिल कर सकता है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस कोर्ट का, उसको हम कंक्लूसिव समझेंगे। उसके अलावा जो प्रोक्लेम पर्सन होगा, अगर अब ये हो गया पहले, अब क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली कोर्ट ने, तो प्रोक्लेम बंदे को लगा कि मेरी प्रॉपर्टी ले लेगी कोर्ट, तो वो जाहिर हो गया, आ गया कोर्ट में, तो अब उससे रिलीज करवानी है। तो अब उसके बाद 2 तरीके हैं ना, एक तो 89 में चला जाए, और वो कैसे चला जाएगा, उसको रिस्टोर करेगा अपने सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड्स एंड रीजंस बताकर, और फिर वो कोर्ट होगी और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस तरह से चाहेगी उन सब चीजों को देखेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 88 अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा। आप कोई नोट्स भी बना रही हैं? ये नोट्स से देख के आपने बताया या बुक से देख के बताया? नहीं सर, ये मैं मोबाइल में ऐप से देख के बताया, ये सेक्शन को ही देखकर। अच्छा, नोट्स नहीं पहले से मैंने बताए थे सर, मैंने वो 2018 में बनाए थे। अच्छा, चलें ठीक है, यही कंसेप्ट था आपका, 1 to all यही कंसेप्ट था, बेहतरीन आपने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 88, 89, 80 आपका 87, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हमने जो पढ़ा है ये, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन, एनी क्वेश्चन। कौन सी ऐप से देख के सर बताया? ऐप मतलब CRPC की ऐप होगी, मतलब बेयर एक्ट देख के। जी सर, बेयर एक्ट। हाँ जी, बेयर एक्ट की भी ऐप्स हैं सर। लाइट नहीं होती ना इस टाइम पर, तो फिर दिखाई नहीं देता, फिर मोबाइल में ही करते हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? जी कुरा तो लैंड साहबा क्या कहता है 91? सर 91 ये कहता है पावर टू टेक बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूट बॉन्ड करेगा कोई भी शख्स, अगर फॉर एग्जांपल 50,000 का बॉन्ड है, मतलब क्या सर 50,000 का बॉन्ड है, या तो मतलब अगर कोई पर्सन को 50,000 की श्योरिटी रखवाने का बोला है, तो या तो वो बॉन्ड रखवाएगा या कोई भी प्रॉपर्टी रखवाएगा, और ताकि कोर्ट्स को या तो वो पर्सनल श्योरिटी के तहत जो है सिक्योरिटी भी जमा करवाएगा कि अगर कोर्ट दोबारा से उसको मतलब डेट आती है तो कोर्ट दोबारा से उसे बुलाएगी, तो वो आएगा, पर्सन अपीयरर होगा। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, आज का लेक्चर इतनी ही है। ठीक है, तो बाकी आपका जो टेस्ट था ये प्रीएम्पशन एक्ट का कल जुमेरात तक का, वो आपका हफ्ते वाले दिन होगा। ठीक है, हफ्ते वाले दिन होगा, क्योंकि मैं वो अभी मतलब टेस्ट पे बना नहीं है, तो बनाना भी के लिए भी टाइम चाहिए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे थोड़ा काम है। तो वो टेस्ट होगा मंडे वाले दिन, ओ सॉरी सैटरडे, और मंडे को आपका टेस्ट होगा CRPC का, जितनी हम पढ़ेंगे होपफुली हम इंशाल्लाह 120 तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 120 का फिगर अपने ज़हन में रखें, और इसका आपके पास मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। ठीक हो गया, तो आज के लिए लेक्चर इतनी है। बाकी इंशाल्लाह कल हम 93 से पढ़ेंगे, कल 94 से 94 वो प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कल का लेक्चर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे ये ऐसे ही मतलब ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आने लग गई हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ओके अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।